नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद बिजनेस होराइज़न में आपको एक और ताज़ा तरीन खबर देता चलूँ। वो ये है कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया है और बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। और ये इजाफा जो है इस वक्त डॉलर इंटरबैंक में 93 रुपया 20 पैसे पर फ़रोख्त हो रहा है। और उसके अलावा ओपन मार्केट में भी इजाफा ऑब्वियसली होना ही था, 93 रुपया 90 पैसे पर इस वक्त मौजूद है। ये है एक ताज़ा तरीन खबर। एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कि इंटरबैंक में डॉलर जो है इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, जो कि है 93 रुपया 20 पैसा, और ओपन मार्केट में डॉलर 93 रुपया 90 पैसे पर फ़रोख्त हो रहा है। ये थी जो एक ताज़ा तरीन खबर। इस वक्त आपको लिए चलेंगे कमोडिटी एंड करेंसी रेट की जानिब। हमने नज़र डाली कमोडिटी एंड करेंसी रेट्स पर, और अब एक ख़ास रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे बात की थी, और वो है हम नज़र डालेंगे, एनालिसिस करेंगे कि पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़ों पर इजाफा हो सकता है या नहीं हो सकता। इस हवाले से कुछ बात करते हैं। बात करूँगा नवंबर 2008 से, वो एक काफ़ी ख़ास महीना था। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में ख़ास अहमियत का हामिल है नवंबर 2008। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान ने बैरूनी कर्ज़ों पर डिफ़ॉल्टर होने से बचने के लिए IMF के दरवाजे पर दस्तक दी थी। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत एक नाजुक मोड़ पर थी। गैर मुल्की ज़र मुबादला शदीद दबाव के बायस सिर्फ 6 अरब डॉलर रह गए थे। खाम तेल की कीमत में इजाफे के बायस दरामदी बिल बहुत बढ़ चुका था। बरामदात में कमी हो रही थी। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी वाक़ हुई थी। मुल्की स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी के बायस बंद कर दी गई थी। इन हालात में हुकूमत ने IMF से कर्जा लेने को तरजीह दी और स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान को 11.3 अरब डॉलर कर्जे की मंजूरी दी गई, जिसका मकसद मुआशी बेहतरी और गुर्बत का खात्मा बताया गया। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ 7.6 अरब डॉलर कर्जा हासिल कर सका। माली इस्तिलाहात में ताख़ीर के बायस IMF ने 3.7 अरब डॉलर कर्जा मनसूख कर दिया। पाकिस्तान और SBA मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने 2014 और 15 तक कर्जा वापस करना है। रवा माली साल 2011-12 की तीसरी तिमाही में कर्जे की वापसी का आगाज हो गया है। 30 जून 2012 तक पाकिस्तान ने IMF को 1.2 अरब डॉलर की 3 किस्तें अदा करनी है, जिसमें से 2 किस्तें अदा हो चुकी हैं। और आइंदा माली साल 2012 और 2013 के दौरान पाकिस्तान ने 3.4 अरब डॉलर, माली साल 2013-2014 में 3.43 अरब डॉलर, और माली साल 2014 और 2015 में 1.35 अरब डॉलर IMF को अदा करने हैं। 4 साल कबल जब कर्जा लिया गया था तो मुआशी बेहतरी के दावे सामने आए थे, लेकिन इन 4 सालों में मईशत की सूरत हाल मज़ीद अबतर हो गई है। आज भी रुपए की कदर में रोज़ बरोज़ गिरावट देखी जा रही है। गैर मुल्की सरमायाकारी में 66.5% कमी आई है। तिजारती खजारे में 45% इजाफा, बरामदात में 3.50% कमी, दरामदात में 15% इजाफा, ऑयल इम्पोर्ट बिल में 43.5% इजाफा। मुल्की बैंकिंग सेक्टर से हुकूमती कर्जों में 176% सालाना बुनियाद पर देखा गया है। आज भी कर्जों की अदायगी के बायस गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर शदीद दबाव का शिकार हैं और महंगाई आसमान से बातें कर रही है। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा जून 2007 में 40 अरब डॉलर था, जो कि जून 2011 में बढ़कर 60 अरब डॉलर हो गया है। 2007 से 2011 के दरमियान 20 अरब डॉलर कर्जे के बोझ में इजाफा हुआ है। 2007 में हर पाकिस्तानी 30,000 रुपये का मकरूज था, जबकि 2011 में हर पाकिस्तानी 61,000 रुपये का मकरूज हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर यासीन अनवर के हालिया बयान के मुताबिक पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्ज अदायगियों के लिए इस साल एक बार फिर IMF के पास वापस जाना पड़ सकता है। फिलहाल पाकिस्तान गैर मुल्की अदायगियाँ करने का अहल है। उसके अलावा उनका यह भी कहना था कि लेकिन ज़र मुबादला ज़खायर में तेज़ी से कमी आई है। हुकूमत ने टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने की बजाय मरकज़ी बैंक से कर्ज गिरी में इजाफा कर दिया है और खसारा पूरा करने के लिए नोट छाप कर हुकूमत चलाई जा रही है। रवा माली साल में अब तक हुकूमत स्टेट बैंक से 442 अरब रुपए कर्ज ले चुकी है। गवर्नर स्टेट बैंक के बयान से ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान कर्जों के दलदल में धंसता चला जा रहा है।
پہلے ہی پاکستان کی معیشت، سیاسی ناہمواری، امن و امان کی غیر یقینی صورتحال، توانائی کا بحران اور تجارتی خسارے کا شکار ہے۔ قرضوں کے بوجھ میں اضافہ ملکی معیشت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا۔ یہ تھی ایک خاص رپورٹ جو کہ ہم نے ایک نظر ڈالا ہے نومبر 2008 میں پاکستان کی جو معاشی تاریخ میں اس مہینے کو کافی خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس وقت یہ وہ وقت تھا جب پاکستان بیرونی قرضوں پر ڈیفالٹر ہونے سے بچنے کے لیے آئی ایم ایف کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ تو اس وقت جو ہے پاکستان کی معیشت ایک نازک موڑ پر تھی، غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر جو ہے شدید دباؤ کے باعث جو ہیں وہ صرف 6 ارب ڈالر رہ گئے تھے، اور کہا یہ بھی جا رہا تھا، اور بلکہ پریکٹیکلی اسٹاک ایکسچینج جو ہے مندی کی وجہ سے جو ہے وہ بند کر دی گئی تھی۔ اسی حوالے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم جو ہے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں سینئر اکانومسٹ جناب رضوان رضی صاحب۔ پہلے تو کوئی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایک بہت بڑا نام ہے اور ہر چیز کو بڑے جو ہے ڈیپلی جا کر اسٹڈی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے خوش آمدید کہنا چاہوں گا رضوان رضی صاحب آپ کو بزنس ہورائزن میں، آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ رضوان رضی صاحب، کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ یہ جو اوورال ساری صورتحال ہے، قرضوں کی ادائیگیوں کا دباؤ کی وجہ سے پاکستان ایک بار پھر آئی ایم ایف کے در پر جانے کی تیاری کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ گورنر صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے، اسٹیٹ بینک کے گورنر یاسین انور صاحب جب آئے ہیں اور جب وہ فورن ایکسچینج کے ڈیسک کے بھی انچارج تھے، تو اس وقت بھی اتنی اسپیکولیشن ہوئی تھی اور اس کے اندر سے جو بھی اسکینڈل نکلے تھے، ہم اس پہ بات تو نہیں کریں گے اس پروگرام کے اندر آپ کے ساتھ، لیکن میں آپ کو میں ریکارڈ پہ ہوں، آپ نے پہلے بھی جب وہ آئے تھے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اب روپے کی خیر نہیں ہے، اور اس نازک موقع پہ کہ جب گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اسے آئی ایم ایف کی قسط کی ادائیگی کرنی ہے، ان کا یہ دھماکہ خیز انٹرویو، یہ پاکستان کے ساتھ دوستی نہیں ہے، مجھے تو وہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے گورنر زیادہ لگے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بجائے۔ مطلب دکھ نہیں بنتی اس وقت میں جبکہ پاکستان بجٹ پروسیسنگ کے اندر ہے، اس کی بہت ساری پیمنٹ جو ہے وہ رکی ہوئی ہیں، بہت سارے ایفس اینڈ بٹس ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ ان معاملات کو دے رہی ہے، تو انہوں نے خود کچھ حملہ کر دیا یہ کہہ کے کہ جناب ہمارے ریزرو جو ہیں وہ ہسٹوریکل لو لیول پہ جا رہے ہیں اور روپے کے اوپر بڑا پریشر آنے والا ہے، جس کے نتیجے کے اندر روپے کی قدر میں کمی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ حقائق شاید اس سے تھوڑے بہت مختلف نہ ہو، تھوڑی سی جمع تفریق کے بعد، لیکن اتنے رسپانسبل لیول سے یہ اس طرح سے اسٹیٹمنٹ آنا، یہ ہم تک چھوڑ دیتے، ہم کو اسپیکولیٹ کرتے رہتے اور ایک بھرم قائم رہتا۔ انہوں نے نہیں چلایا کہ پاکستان کی اکانومی کا بھرم توڑا ہے، جس کو کہتے ہیں۔ سر، یہ ابھی پہلا قرضہ اٹھانے کے لیے 3 سال درکار ہے، اور اس پر ایک اور قرضے کا اگر بوجھ پڑ گیا تو ملک کی معاشی صورتحال پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے اور مہنگائی کہاں تک چلی جائے گی؟ پہلا قرضہ جو ہم نے اٹھایا تھا وہ ہم چونکہ ڈیفالٹ کر گئے تھے، وہ 11 ارب ہم سے کمٹ کیا تھا آئی ایم ایف نے، تو 7 ارب 60 کروڑ روپیہ ہم صرف دے پائے تھے اور باقی انہوں نے بند کر دیا تھا۔ کچھ امریکہ بھی ہم سے ناراض ہو گیا تھا، تو اس نے بھی اس کو آنکھ مار دی تھی، تو ہمارا وہ قرضہ بند ہے۔ اب ہمیں 7.5 ارب ڈالر جو ہے وہ اگلے 2 سالوں میں ادا کرتا ہے، جس میں سے تقریباً کوئی 3.25 ارب ڈالر اس سال ہمیں ادا کرتا ہے۔ تو اس میں سے ہم 2 قسطیں دے چکے ہیں، ابھی دوسری قسط ہم نے اسی مہینے کے شروع میں ہی دی ہے، سوری یہ 20 تاریخ کے ارد گرد ہم نے دوسری قسط بھی دے دی ہے۔ تو یہ اس سال کے آخر تک ہمیں 3-3.5 ارب ڈالر اپنی بیلنس آف پیمنٹ میں سے نکال کے آئی ایم ایف کو دینا ہے۔ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب پچھلے دنوں واشنگٹن گئے ہوئے تھے اور اپنی تمام تر محنت شماری کے باوجود وہ آئی ایم ایف کی ٹیم کو قائل نہیں کر سکے کہ وہ ہمیں تھوڑی سی رعایت دے دے، ہمیں الیکشن کرانے دے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، کیونکہ آپ نے جو کمٹمنٹ کی تھی ان میں سے کوئی بھی امپلیمنٹ نہیں کر پائے آپ پاکستان میں اکانومی کے اندر ٹرانسپیرنسی لانے میں۔ اس صورت کے اندر میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے دوستوں کی طرف دیکھے، خاص طور پہ ایران کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بارٹر ہو سکتا ہے ہمارا آئل، اس کے ساتھ چائنا کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم چائنیز گورنمنٹ کو یہ بھی ہم نے ایک ریکویسٹ کی تھی پچھلے دنوں کہ وہ اپنے کچھ فنڈز جس طرح یورپین اور امریکن بینکس میں رکھ رہی ہے، ہمارے اسٹیٹ بینک میں بھی رکھ لے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہماری بیلنس آف پیمنٹ اور ہمارے ریزرو کی صورتحال بہتر ہو جائے۔ اس طرح کے آپشن ایکسپلور ہو سکتے ہیں اور کرنے چاہیے اگر حکومت کے پاس یہ جشن منانے سے فرصت ہو کہ ہم نے سب سے زیادہ وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں گزار لیا ہے۔ اگر یہ جشن جو ہے وہ حکومت نہ منائے اور اس طرح کے آپشن کے اوپر کام ہو رہا ہوتا تو یہ دن دیکھنا ہمیں نصیب نہ ہوتا۔ لیکن میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ جتنا رسپانسبل
चीफ है गवर्नर स्टेट बैंक का, उनके लेवल से ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आना जो है वो पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक डेथ वारंट की हैसियत लगता है। राइट सर, बड़ी प्यारी बात की आपने। अच्छा ये बताइएगा कि अगर ये जो कर्जा लेना है इसकी बजाय अगर टैक्स बेस बढ़ा दी जाए तो क्या इससे कोई फर्क पड़ सकता है? क्या इस तरह का कोई रेवेन्यू पॉलिसी बनाएगी हुकूमत? देखिए, इस दफा बजट का साल है और हुकूमत कोई भी ऐसा इकदाम नहीं करना चाह रही। अभी देखिए, वो हुकूमत ने जो ट्रेडर को कहा था कि वो रजिस्टर्ड हों और रजिस्टर्ड बायर को ही चीजें बेचें और एनटीएन लें, वो हुकूमत उससे भी विड्रॉ कर रही है। तो टैक्स बेस बढ़ाने में तो भैया बहुत सारी नाराजगियां मोल लेना पड़ती हैं सोसाइटी के, इकोनॉमी के मुख्तलिफ सेक्टर की। ये इस साल तो हम नहीं तवक्को कर रहे कि कोई हुकूमत इस तरह का इकदाम करने जा रही है जिससे सोसाइटी का या इकोनॉमी का कोई भी सेगमेंट किसी भी तरीके से डिस्टर्ब फील करे और डिसग्रंटेड हो हुकूमत से। इसलिए मेरा ख्याल है चाहिए तो ठीक है कि बेस बढ़ाना चाहिए, लेकिन हमें मौजूदा हुकूमत से इस बजट में इसकी तवक्को कतई नहीं करनी चाहिए। सर आखिरी साल है हुकूमत का और बड़ा अहम बजट है, क्या कहते हैं, कोई मतलब इसको फ्रेंडली बजट भी कहा जा रहा है। आप किस नज़र से देखते हैं, क्या वाकई फ्रेंडली होगा या फिर सिर्फ नाम का फ्रेंडली होगा सर? देखिए, अभी आज एक रिपोर्ट छपी है कि पंजाब गवर्नमेंट ने 220 अरब रुपए का जो उसका तरक्याती बजट था उसमें से सिर्फ 134 अरब रुपए ही वो खर्च कर पाएगी, क्योंकि बाकी उसने वहां से निकाल के दूसरी मदाद में सर्फ कर ली है। तरक्याती कामों की बजाय वो लैपटॉपों पे या इधर उधर खर्च हो गए। मेरा मतलब है यही अशर जो है वो हमारी बाकी गवर्नमेंट का, बल्कि वो उसका इससे भी बुरा है। यानी आप अंदाजा करें, पहले 10 माह में 1000 अरब डॉलर जो है वो हुकूमत कर्ज ले चुकी है बैंकिंग सिस्टम से, 1000 और अरब ये डॉलर कह रहे हैं कि 1200 अरब रुपए से ज्यादा होने का इम्कान है। तो ये मेरा ख्याल है कि इसकी ज्यादा हमें तो नहीं रखनी चाहिए इस हुकूमत से, जिससे बुरे तरीके से या बदतरीन तरीके से उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पता है वैसे भी हमेशा सॉफ्ट वैली रही है पीपल्स पार्टी की। वो जब भी आती है वो इकोनॉमी का और फाइनेंस का बेड़ा गर्क करके जाती है, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर अपने जालों को बिठा के जाती है कि जो आइंदा नस्लों तक भी बेड़ा गर्क करते रहे। अंडर मैट्रिक लोग जो है इसके दौर के अंदर बैंकों के चेयरमैन बनते हैं। राइट सर, अभी आपने भी ये जिक्र किया और आज एक रिपोर्ट भी छपी है कि 1000 अरब डॉलर जो है हुकूमत अब तक कर्जा ले चुकी है। दूसरी जानब अभी की ताज़ा तरीन खबर ये है, अभी ताज़ा तरीन खबर ये है कि 94 रुपए का ओपन मार्केट में डॉलर हो गया है। सर लॉन्ग टर्म में इसके क्या मुल्की इकोनॉमी पर, मुल्की मईशत पर असरात मुरतब होंगे? देखिए, अगर रुपए पे प्रेशर आया है तो इंटरबैंक मार्केट के अंदर अंधे को भी नजर आ रहा है कि स्टेट बैंक को फौरी तौर पे इंटरफेरेंस करनी चाहिए। 25-30 मिलियन डॉलर जो है वो स्टेट बैंक के लिए कोई बड़ी गेम नहीं होती, और अगर वो इतना एक पैसा डालेगा मार्केट के अंदर तो उसके नतीजे में रुपए को स्टेबिलिटी मिलेगी। और अभी जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है उसके हवाले से भी अभी हमें ये भी इंटरनेशनल मार्केट से खबरें मिल रही हैं कि कॉटन की प्राइसेस भी बढ़ रही है। दूसरी तरफ राइस की कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने वाली है और हम कमोडिटी के एक्सपोर्टर हैं। हम किसी न किसी तरह ये प्रेशर सबसाइड कर सकते हैं अगर हम प्रूडेंटली इसको मैनेज कर लें तो। राइट, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, और आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमें इतना टाइम दिया और हमें अपनी कीमती आरा से भी नवाजा और एक नज़र डाली सारी सूरत हाल पर। बहुत शुक्रिया। रिजवान रज़ी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, आपका शुक्रिया एक दफ़ा फिर कहना चाहेंगे। उसके अलावा एक दफ़ा फिर आपको बता चलें कि कराची स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट आज शुरू से ही मंदी का शिकार रही और उसमें जो है आते ही नेगेटिव पिक्चर देखने में आई। वो ये थी कि आते ही उसने 81 पॉइंट्स लूज़ कर दिए। उसके बाद जो है थोड़ी सी रिकवरी नज़र आई, लेकिन रिकवरी के फ़ौरन बाद एक दफ़ा फिर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज में 150 पॉइंट्स उन्होंने लूज़ कर दिए मार्केट ने। खैर ये सूरत हाल रही आज की ओवरऑल मार्केट की। टाइम थोड़ा था इसलिए मज़ीद डिटेल्स पर ना जा सके। मज़ीद भी आपके इंशाल्लाह ताला कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी और उसमें भी हम एक दफ़ा फिर नज़र डालेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो आने वाला बजट है उसको हम थोड़ा सा डीपली जो है स्टडी कर सकें, बात कर सकें, सीनियर इकोनॉमिस्ट से राय ले सकें कि ये कितना फ्रेंडली हो रहा है और ये इकॉनमी पर किस तरह के असरात मुरतब करने वाला है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।